ऑन कर लेते हैं हम। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि कॉस्टिक्स क्या होते हैं। कॉस्टिक्स एक तरीके का हमारे पास इनडायरेक्ट लाइटिंग बोल सकते हैं हम इसको। इनडायरेक्ट लाइटिंग का मतलब है कि जब किसी ऐसे सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टिव हो तो लाइट को वो बाउंस करती है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग, जो रिफ्लेक्शन में भी दिख सकती है और उस सरफेस के अंदर भी दिख सकती है। तो ये दो चीज़ों के अंदर आती है, या तो कॉस्टिक जनरेट कर सकता है मेटल्स या फिर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है या फिर हम बात कर सकते हैं कि मेटल हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो सपोज अगर हम एक उससे बात करें कि भाई एक ज्योमेट्री कैसे करती है, कि देखो जैसे मैंने एक ज्योमेट्री दिखाता हूँ और मैंने इस ज्योमेट्री के अंदर 4 यहाँ से बोला इंसेट, और मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरीके का। और यहाँ पे हम एक वॉल बना लेते हैं कि लाइक दिस इज माय वॉल। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब आप इसको अपने किसी भी एग्जांपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा वाटर है, जैसे पूल में होता है हमारे पास। तो सपोज मैं इसको 50 बाय 50 पिक्सल ले लेता हूँ और इसको मैं नॉइज़ अप्लाई कर देता हूँ, जिससे चाहे तो आप नॉइज़ अप्लाई कर सकते हो और चाहे आप बम्प डाल सकते हो, बट मैं नॉइज़ लेता हूँ क्योंकि मुझे लाइट को बाउंस करना है और इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ टर्बो स्मूथ, जिससे थोड़ी सी स्मूथनेस रहे उस वाटर के अंदर। और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ वाटर में, तो मटेरियल अप्लाई करता हूँ और इसको मटेरियल मैं नॉर्मल वाला बना लेता हूँ, मैप्स वाला ही। तो मैप्स में रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट, तो यहाँ पे हम डालते हैं रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट अपने रिफ्लेक्शन के अंदर, और रिफ्रैक्शन के अंदर रे ट्रेस डाल देते हैं। रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए रिफ्लेक्ट करे, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 50 इज़ सफिशेंट। यहाँ से स्पेकुलर बढ़ाता हूँ, शाइन मुझे चाहिए बहुत थिन। तो इस तरीके से अभी हम रेंडर करके देखें तो वो वाटर जैसा हमें लगने लगेगा। अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जो मटेरियल है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि जो हमें कलर चाहिए। तो इस तरीके से फॉगी और ये इफेक्ट ऐड कर सकते हैं कि अगर हमें वाटर में कोई कलर अप्लाई करना है तो देखेंगे तो रिफ्लेक्शन भी आ रहा है उस सीन के अंदर। और इसको भी मैं एक बेसिक कलर में ही अप्लाई कर लेता हूँ। अब हम नॉर्मल देखें तो रेंडर करके देखेंगे तो वो इस तरीके का हमारे को एक पूल साइड तैयार हो गया। अब मैंने बोला कि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, वो लाइट किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, कि वो सन से आ सकती है या फिर कोई बहुत ज़्यादा हेलोजन टाइप की। तो मैं एक नॉर्मल लाइट ले लेता हूँ और उसको इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो लाइट यहाँ से कास्ट हुई, इसके ऊपर पड़ी, तो इसके अंदर भी जाएगा और इसके रिफ्लेक्शन जाएगा। तो मैं इसलिए ये एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ वाटर का, कि ये दोनों तरफ कॉस्टिक्स क्रिएट करे। अभी हम रेंडर करके देखेंगे तो लाइट बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी लग रही है, शार्प है। तो मैं इसका फॉल ऑफ बढ़ा देता हूँ, जिससे लाइट जो है वो थोड़ी सी ओपन हो जाए, जिससे वो शार्प हमारे पास हट जाए। इसके बाद अब लाइट में होता क्या है कि जब हमें कॉस्टिक जनरेट करना होता है तो आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को रेंडर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ रेंडर सेटअप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एच डी टी वी एक 1920 फुल एच डी ले लेता हूँ, और असाइन रेंडर में मैं यूज़ करता हूँ मेंटल रे। सो ओके किया मेंटल रे। मेंटल रे जैसे ऑन करूँगा तभी यहाँ पे इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन आ जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट लाइटिंग के लिए उन्होंने सेटिंग ओपन कर दी। तो आप ओपन करोगे तो यहाँ ऑप्शन आपको दिखेगा, वन इज़ फाइनल गैदरिंग, सेकंड वन इज़ कॉस्टिक्स एंड ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो अभी ये कोई एक्सटीरियर सीन है तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन का कोई यूज़ नहीं होता एक्सटीरियर सीन के अंदर। इंटीरियर में ग्लोबल इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब हमें ज़्यादा बाउंस लाइट चाहिए होती है सॉरी। तो मैं यहाँ से कॉस्टिक्स ऑन कर देता हूँ, लेकिन अगर आपने यहाँ से कॉस्टिक्स ऑन किया और रेंडर करके देखा तो वो आपको एरर दिखा देगा। वो एरर ये देगा कि देयर आर नो कॉस्टिक्स जनरेटर इन द सीन, देयर आर नो कॉस्टिक्स फोटोन एमिटर इन द सीन। मतलब कोई ना कॉस्टिक्स एमिट कर रहा है, मतलब फोटोन्स, ना ये जनरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने सीन के अंदर जो हमने सीन लिया है इन सबको सिलेक्ट करो, मतलब कंट्रोल ए, सब सेटिंग्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ओपन करो,
मेंटल रे के अंदर जाओ और यहाँ बोलो उसको कि जनरेट कॉस्टिक्स। जनरेट कॉस्टिक्स का मतलब है कि लाइट भी कॉस्टिक जनरेट करे और जो सरफेस है ये भी आपस में कॉस्टिक जनरेट करे, जो सरफेस हम यूज कर रहे हैं। ओके करो नाउ, अब वो देखेंगे तो वो एरर नहीं आएगा। शिफ्ट क्यू, तो देखो हमारे पास नॉर्मल वो अभी डिफ़ॉल्ट वैसा ही दिख रहा है जैसा वो सीन में था। तो मैं यहाँ से शेडो ऑन कर लेता हूँ। सपोज मैं रिट्रेस शेडो यूज़ करता हूँ शार्पनेस के लिए, हार्ड शेडो क्रिएट करनी है मेरे को। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्टिक्स क्यों नहीं जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिक की जो फोटोन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत लो है। तो हम इसको हाई इंटेंसिटी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ ये इंटेंसिटी काम नहीं करेगी जब हम मेंटल रे का कॉस्टिक्स या ग्लोबल इल्यूमिनेशन के लिए काम करते हैं। उस केस में हम मेंटल रे इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ऑन किया, अभी यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एनर्जी एंड फोटोन्स, मतलब ये ऑटोमेटिकली काम कर रही है। मैं ऑटोमेटिकली हटा के मैनुअल कर देता हूँ सबसे पहले। प्लस फिर मैं यहाँ पे F10 प्रेस करता हूँ और देखता हूँ सेटिंग्स में मेरे पास कॉस्टिक्स में मैंने क्या कर रखा है। यहाँ पे 1 है वैल्यू डिफ़ॉल्ट, सब कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो हम ये धीरे धीरे वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, एनर्जी, डीकेज, कॉस्टिक फोटोन्स और GI फोटोन्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉस्टिक्स की, ग्लोबल इल्यूमिनेशन की नहीं कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के फोटोन्स हम जनरेट करना चाह रहे हैं। तो ये लाइट अभी 10,000 फोटोन्स नीचे फेंक रही है। तो मैं 10,000 से इसको सीधा 1 लाख कर देता हूँ जिससे फोटोन्स ज़्यादा हों और वो इसके ऊपर ज़्यादा एमिट करे जो कॉस्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं हम। तो जितने ज़्यादा होंगे उतना रेंडर टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी होगी कि उतने रिफाइंड होंगे, क्योंकि छोटे छोटे फोटोन्स बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि लाइट का एरिया इतना ही है। अब जैसे हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं ना कि 512 पे है, मतलब 300 रिजोल्यूशन पे या 720 रिजोल्यूशन पे है, तो 72 मतलब कम डॉट्स होते हैं और 300 मतलब ज़्यादा डॉट्स होते हैं, लेकिन एरिया उतना ही होता है। तो सेम वही केस यहाँ पे कि इसका रेडियस तो इतना ही है, लेकिन अब हमने इसमें 1 लाख फोटोन्स डाल दिए तो ये ज़्यादा इंटेंस, मतलब फोटोन्स पास पास में आ जाएंगे तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। अभी हम रेंडर करके देखते हैं क्या होता है। अभी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि जो इसका एनर्जी लेवल है, मतलब फोटोन्स तो 1 लाख आ गए यहाँ पे, लेकिन उसका एनर्जी लेवल बहुत कम है। तो हम यहाँ पे एनर्जी लेवल में हम डिके की बात करते हैं। तो डिके इज लाइक कि 2, मतलब यहाँ पे उल्टा चलता है, जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो आप यहाँ से इसको हम बोलते हैं सीधा 1.2 कर देते हैं, मतलब हमने और ज़्यादा ब्राइट कर दी। रेंडर करके देखें तो कुछ सीन में असर पड़ा क्या, लेट्स सी। यस, उसने देखो कॉस्टिक्स बनाने शुरू कर दिए, मतलब लाइट एमिट जो हो रही है वो वहाँ पे एमिट होना शुरू हो गई, रिफ्लेक्शन देना शुरू हो गई। अब जो जो हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं रिफ्लेक्शन में कॉस्टिक्स, वो अंदर हो रहे हैं। मतलब अगर मैं पानी के अंदर देखूं तो वो आपको जो कॉस्टिक्स दिखा रहा है वो अंदर की तरफ ज़्यादा दिखा रहा है, ऊपर की तरफ अभी भी बहुत कम है, मतलब यहाँ पे हैगा लेकिन बहुत कम आ रहा है। तो अभी हम देखें कि अंदर जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं जो मटेरियल में हमने यूज़ किया है, तो हम एम प्रेस करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। तो सर अभी यहाँ पे, हाँ जी सर सर आपकी स्क्रीन अटकी हुई है, वो जो रेंडर वाला ऑप्शन है उसी पे अटकी हुई हो कब से, हमको लगा कि आप कर नहीं रहे कुछ, वो अटकी हुई है। ओके, वेट वेट वेट, अब दिख रही है, अब विजिबल हो रही है यस सर। है ना। यस सर। तो अभी हमारे पास क्या है, देखो अंदर कॉस्टिक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हमारे को। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्टिव की बात कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन में अभी 50 है, जिसकी वजह से यहाँ कम जा रहा है। तो अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन एक्टिव हो जाएगा। तो अब जब हम इस तरीके की सरफेस बना रहे होते हैं तो आप कोशिश करो कि या तो ये वाला हम मटेरियल, जैसे कोई मेटल के लिए तो हम इसको यूज़ करें, या फिर हम यहाँ से स्टैंडर्ड में रेट्रेस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी इफेक्ट आपको बहुत अच्छा क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे फुल रिफ्लेक्शन करता हूँ और ट्रांसपेरेंट भी रखता हूँ रेंडर करके देखता हूँ। तो देखो कितना सारा वो, मतलब स्पेकुलर हमारे पास क्रिएट हो गया उस कॉस्टिक्स का। अभी ये कॉस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं और जो इमर्शन है, जो एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं 1.2 से 1.8 कर देता हूँ, मतलब वैल्यू फिर से अब मुझे कम करनी पड़ रही है।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंस दिख रहा है। तो देखो अब कम हो गया, तो देखो आपको बिल्कुल पानी जैसा दिखने लगेगा। दिख रहा है कुछ यहाँ पे जैसा रियल वर्ल्ड में हमें दिखता है। अब मैं 1.6 करके देखता हूँ, और फोटोन्स भी मैं डबल कर देता हूँ, 2 lakhs कर देता हूँ। और अभी इन्वायरमेंट नहीं है कुछ भी, मतलब अगर इन्वायरमेंट भी होगा तो ये ब्लैक नहीं दिखेगा, ये पूरा वैसा दिखेगा। तो देखो इस तरीके की, इन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव कॉस्टिक्स। और जो पानी के अंदर होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से अंदर जाऊं और यहाँ पे रेंडर करके देखूं सीन को, तो जो ये दिख रहे हैं ये रिफ्रैक्टिव कॉस्टिक्स हैं। ऐसे दिखते हैं ना जब हम स्विमिंग पूल में देखते हैं, तो ऊपर से जब लाइट बाउंस नीचे गिर रही होती है तो वो इसी तरीके से लाइट नीचे शिमर कर रही होती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो रफनेस यहाँ पे होगी, तो अगर हम रफनेस जितनी ज़्यादा कर देंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास कॉस्टिक्स भी जनरेट होंगे। कि मतलब मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, थोड़ा सा इसको पिंच कर देता हूँ एक्स में, और फ्रैक्टल थोड़ा और ज़्यादा देता हूँ, तो देखो उतना ही कॉस्टिक्स, क्योंकि लाइट बैंड होगी उतनी ज़्यादा, जितने ज़्यादा हम उसके अंदर रफनेस होगी उतनी ज़्यादा लाइट बैंड होगी और उतने ही अच्छे से आपको कॉस्टिक्स जनरेट होंगे। तो ये हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव कॉस्टिक्स जनरेट करना। तो सेम अगर मेटल है, मतलब किसी ज्योमेट्री के अंदर, सपोज मैं यहाँ से एक ट्यूब ले लेता हूँ, और मैंने इस तरीके की एक ट्यूब लिया, स्केल करता हूँ, कन्वर्ट पॉली, 1 वर्टेक्स, इस तरीके से मैं थोड़ा सा रिंग शेप बना लेता हूँ। फोर, ऊपर के पॉलीगन आप नहीं चाहते हो, सेम हम नीचे के अपोजिट पॉलीगन्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको बोलते हैं इंसेक्ट। आप इसको डिलीट कर दो, तो ऊपर नीचे हॉलो है, तो 3 बॉर्डर पिक करो ऊपर का और नीचे का, और इसको बोलो ब्रिज, तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जिससे जब टर्बो स्मूथ अप्लाई करेंगे तो वो आपस में जॉइंट दिखेंगे। हम 2 कर लेते हैं इसको, लाइक दिस। और इसके ऊपर हम डायमंड भी यूज़ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल हेड्रा यूज़ कर लेते हैं, डोडेक। सपोज इस तरीके का हमें चाहिए शेप, 1 वर्टेक्स मोड, और यहाँ से नॉर्मली सिलेक्ट करो और टर्बो स्मूथ ऑन करके आप थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे असाइन करते हैं, कन्वर्ट पॉली 1, नीचे वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये एक नॉर्मल हमारे पास शेप बन गई, और इसको हम मटेरियल डाल लेते हैं, लाइक ये एम। इस पर हम रेट्रेस वाला ही रखते हैं जो हमारे पास डायमंड या कुछ और सरफेस के लिए, और इसके ऊपर भी हम डालते हैं रेट्रेस ही है। सपोज यहाँ से रेट्रेस आप यूज़ करो, और इसमें हम ट्रांसपेरेंट नहीं करते, इसको मेटल कर देते हैं, तो इसको हम क्रोमिक वाइट ही रखते हैं, और यहाँ से डिफ्यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जिससे बिल्कुल क्रोम बने उस सीन का। अभी फिर से वही एरर, क्योंकि हमने जनरेट कर रही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी इसको जनरेट कॉस्टिक्स कर लो, इनको ग्रुप कर देते हैं, आर थोड़ा छोटा रखते हैं क्योंकि रेंडर प्रॉपर आए। इस तरीके से हमने यहाँ पे सरफेस ले लिया, शिफ्ट, और इस तरीके से हमने एक रिंग को प्लेस किया। एक नॉर्मल प्लेन लगाते हैं हम नीचे, जो बेस है। आप चाहो तो अपना वही स्टूडियो सेटअप जैसा हमने देखा था उसके लिए वो वाला आप बना सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिंपली यही रख लेता हूँ। इसको हम सिंपल बेस रखते हैं। यहाँ से हम स्पॉटलाइट फिर से लेते हैं, और टारगेट स्पॉटलाइट को इसके ऊपर टारगेट करते हैं। थोड़ा एरिया अब हम कम कर देंगे, मतलब कि जो आपका एल्यूमिनेशन है उसको हम कम कर देते हैं, जिससे इंटेंसिटी सीधी इसी के ऊपर पड़े, मतलब इसके बाहर ना जाए। तो एक बार हमने क्लिक किया, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ से जनरेट कॉस्टिक्स, बिकॉज मुझे कॉस्टिक्स चाहिए।
सारे प्रोसेस सेम पुराने वाले ही लग गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। रेंडर करके देखते हैं क्या दिख रहा है हमें। रेंडर टाइम ज़्यादा इसलिए ले रहा है क्योंकि अब ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हो गई हैं, रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, और पहले तो एक सिंपल प्लेन था। तो अब देखो आपके डायमंड वहाँ पे देखो किस तरीके से कॉस्टिक्स जनरेट करना शुरू कर दिया, जो हम सरफेस ले रहे हैं। अभी ऊपर ओवरऑल कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस वजह से भी ऐसा दिख रहा है। तो मैं एक सिंपल प्लेन ऊपर लगा लेता हूँ और उसके ऊपर मटेरियल डाल देता हूँ, सेल्फ इल्यूमिनेशन वाइट। और अब देखते हैं एक बार कैमरा एंगल से। तो देखो जो ये वाइट जो आपको दिख रहा है वो हमारे पास दिख रहा है ऊपर वाला प्लेन, और बाकी जो क्रोम की सारी चीज़ें दिख रही हैं वो दिख रही हैं हमारे पास वो वाली लाइट। तो आप ये जो हम जनरेट कर रहे हैं ये हमारे पास कॉस्टिक्स हैं। तो कॉस्टिक्स, नंबर्स ऑफ कॉस्टिक्स कितने चाहिए, इंटेंसिटी, तो ये सब छेड़ा मतलब आप अभी इसमें देखो तो ऐसे करते हैं, और की शॉट में बस ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो हम मंडे को और अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हैं, तो हम देखेंगे। तो ये होता है कॉस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आपको फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को बता के। अब हम बात करते हैं कि क्लोथ की। तो क्लोथ क्या है? क्लोथ एक बेसिकली मॉडिफायर है जो हमारे सरफेस को एक तरीके से फिजिकली, जो हम ग्रेविटीज और फोर्सेस के साथ हम एज अ क्लोथ ट्रीट कर सकते हैं किसी भी सरफेस को। तो जैसे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाई है, सपोज मैंने इस तरीके से एक वर्टेक्स मोड सिलेक्ट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बेल्ट कोर फ्लिप नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, कन्वर्ट 1, इस वर्टेक्स को वेल्ड करना है, कन्वर्ट करो पॉलिंग। ये ज़्यादा हमारे को दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इंटरपोलेशन ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से इंटरपोलेशन कम कर दूंगा, तो ये कट कम दिखेंगे हमारे को। जितने हमें चाहिए बस उतने ही रखते हैं। आर यहाँ से छोटा करते हैं, और इसको हम सरफेस को सेंटर में रख लेते हैं। 4, इसको हम कोई कलर यूज़ कर लेते हैं, सपोज़ ये एक ऑफ वाइट कलर की बॉक्स है, और ये जो है ये एक ब्लैक कलर। सपोज ये मेरा एक प्रोडक्ट है, रेंडर करके देखें तो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही हमारे को दिख रही है। अब हम चाहते हैं कि ये एक तरीके से हम चाहते हैं कि जो आपका एक ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को रिवील करे कोई क्लोथ। तो मैं यहाँ पे एक नीचे बॉक्स रख लेता हूँ। बॉक्स इसलिए क्योंकि ये फ्लोर होगा, क्योंकि बिना फ्लोर के वो क्लोथ है वो नीचे दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक नीचे ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। अब ये जो हमारा सरफेस क्रिएट हुआ है ये एक तरीके के कोलाइडर है, या हम इसे बोलते हैं रिजिड बॉडीज़ हैं, या हम इसे किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। रिजिड बॉडी इज़ लाइक डायनेमिक्स की लैंग्वेज में रिजिड बॉडी बोलते हैं, स्टैटिक भी बोल सकते हो आप इसको। ये स्टैटिक है, ये कोई एनिमेट नहीं हो रहा। जो एनिमेट होगा वो हमारा क्लोथ होगा। तो क्लोथ को बनाने के लिए सॉरी, दो तरीके हैं, या तो हम कोई ज्योमेट्री बना लें, या फिर अगर आपको शेप से बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे शेप में आप पॉलीगन ज़्यादा डालोगे, ये करोगे वो करोगे, तो इसके अंदर क्या है, नॉर्मल आपने एक शेप बनाई, कोई भी किसी भी तरीके से आप लाइन से बना सकते हो किसी भी तरीके की। तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाओ और यहाँ प्रेस करो, बोलो गारमेंट मेकर। गारमेंट मेकर क्या होता है, एक तरीके का क्लोथिंग स्टाइल ही होती है, मतलब इसमें ट्राइंगुलेट होता है, ज़्यादा अच्छे से आपका सिमुलेशन होगा। तो हम इस तरीके की शेप ले लेते हैं अभी के लिए, और मैं इसको थोड़ा नीचे ही रख लेता हूँ जिससे जल्दी सिमुलेशन ही आ जाए। ज़्यादा ऊपर रखूँगा तो वो धीरे धीरे आएगा तो टाइम लग जाएगा उसको, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ही रख लेता हूँ।
अब ये हमारा एक रेडी हो गया सेटअप। सेटअप में हमारे पास ये क्लोथ है, ये ज्योमेट्रीज हैं। क्लोथ को इसको पिक किया और मैंने यहाँ से अप्लाई किया मॉडिफायर क्लोथ, तो प्रेस CL और क्लोथ आ गया। क्लोथ अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि ये क्लोथ बन गया। क्लोथ का मॉडिफायर डालने के बाद आपको उस क्लोथ की प्रॉपर्टीज़ उसको बतानी पड़ेगी कि क्लोथ क्या है, कोलाइडर कौन है, और वो उसके अकॉर्डिंग सिमुलेट करे। अब जैसे डिफ़ॉल्ट हमारा, अगर हम फिजिकली अपने इसको पूरे को देखें अर्थ को, तो हमारा लोकल वर्ल्ड कैसे काम करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को नीचे खींचती है। सेम चीज़ यहाँ पे क्लोथ के साथ में भी रियल वर्ल्ड टेक्निक ऐड हो जाती है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सिमुलेशन में डिफ़ॉल्ट आपके पास ग्रेविटी आ रही है, मतलब -980 नीचे की तरफ ले जाने के लिए स्पीड से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका एंड फ्रेम कितना है, तो यहाँ पे अभी आ रहा है 100, तो डिफ़ॉल्ट अभी 100 है। तो आप चाहो तो अपने सिमुलेशन को बढ़ा सकते हो कि ऑन करके 500 तक आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आप चेंज कर सकते हो, बट अभी हम 100 ही रख के चलते हैं। सेल्फ कोलिजन हमेशा ऑन कर लो, क्योंकि क्लोथ जब सिमुलेट होता है तो वो एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ से इसको 1 वैल्यू या 2 वैल्यू दे दो, बिकॉज ये टाइम ज़्यादा लेता है, तो आप ज़्यादा मत दे देना वैल्यू, 1-2 में काम हो जाता है। आप ये चेक ऑन करो बस। अभी जो डिफ़ॉल्ट अभी हमारे को इनिशियली सेटिंग चाहिए वो यही चाहिए, लेकिन किसी किसी के सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी कि वो सिमुलेट नहीं हो रहा है या नहीं चल रहा है, तो आपने इस सेंटीमीटर यूनिट को चेंज करके देखना। ये वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये ग्रिड की वैल्यू होती है कि हम कौन से यूनिट सेटअप पे हैं। तो हो सकता है यूनिट हमने बहुत ज़्यादा कर रखी होगी तो कम करके देखना, और कम होगी तो उसको ज़्यादा करके देखना। वो मतलब आपके पर्सनल जो मैक्स है उसकी की सेटिंग के डिपेंड करता है। इतना होने के बाद अब हमें सबसे पहले क्लोथ को असाइन करना है। तो क्लोथ को असाइन करने का तरीका है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाओ। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ जैसे ओपन करोगे तो अब आप जितने सीन के अंदर हैं ऑब्जेक्ट्स, उन सब की प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस क्लोथ को, ये जो रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल 001, तो यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ही वही आया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको बोलता हूँ क्लोथ। ये हमारा क्लोथ बन गया। क्लोथ की कैसी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब क्लोथ यहाँ पे जो ये सेटिंग्स आ रही हैं, बैंड होना, कर्व, स्ट्रेच, कंप्रेस, ये सब क्या क्लोथ की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर अभी यहाँ पे हम वैल्यूज़ देख रहे हैं तो देखो ये वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू कुछ और हो गई, यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो देखो इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो गई। तो यहाँ अलग अलग तरीके की आपके पास सेटिंग्स हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सिंपल डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम इसको लेके चलते हैं। अब ये तो क्लोथ तो रेडी हो गया, बट नीचे हमारा कोलाइडर नहीं है। तो क्लिक ऑन दिस ऐड ऑब्जेक्ट। ऐड ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और ऐड ऑब्जेक्ट पे जाके इन दोनों सरफेस, जो हमारे पास ये सरफेस है, हमने इनको पिक किया, बोला ऐड, तो ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स ऐड हो गए। ऐड होने के बाद अब मैं यहाँ से इसको बोलता हूँ कि दिस इज़ माई कोलिजन ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये दोनों चीज़ें ये कोलाइड होंगे इससे, तो मैंने इसको बोला कि दिस इज़ माई कोलिजन ऑब्जेक्ट, से ओके। नाउ माई सीन इज़ रेडी टू सिमुलेट। सिमुलेशन 3 तरीके के यहाँ पे ऑप्शन है, सिमुलेट लोकल, लोकल डैम्प्ड और सिमुलेट। तो सिमुलेट अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन स्टोर होगी। सिमुलेट लोकल सिर्फ इसको नीचे करेगा, मतलब सिमुलेट तो करेगा लेकिन ये एनिमेट नहीं करेगा, मतलब वो एक ही जगह रखे रखे नीचे आता जाएगा। तो हम यहाँ पे सिमुलेट यूज़ करेंगे मोस्टली केसेस में। तो यहाँ से क्लिक करो सिमुलेट, वो देखो नीचे आया और वो उसके ऊपर आना शुरू हो गया। तो हमारे को लगता है कि जहाँ पे वो सरफेस ओके है, जहाँ पे वो सीन बिल्कुल परफेक्टली प्लेस हो गया, उसको एस्केप कर दो। तो अब देखो ये एक एनिमेशन बन गया। अब हमें लगता है कि यार इतना ही चाहिए था हमारे को, तो यही सरफेस इतना बहुत है या इतना बहुत है, ये आपके ऊपर है कि हमें कितना चाहिए। सपोज मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ये मेरा इनिशियल, सॉरी यार गला थोड़ा सा, पानी पी लो सर। हाँ। तो अब नॉर्मल हमने एक तरीके का प्लेन बनाया। अब मैं इसको थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ, मतलब ये जो थोड़े से जिटरिंग आ रही है वो नहीं आए। तो पहले टर्बो स्पून डाल के देखो कि ये अपने आप हट रही है। हाँ, ऑलमोस्ट हट तो रही है, लेकिन थोड़े सेगमेंट भी कम है। तो हम ये बाद में चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, लेकिन ये एनिमेट नहीं चाहिए, मतलब मुझे चाहिए कि ये एक इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आ जाए कि यहीं से मेरे को अब आगे का काम करना है। तो अब हमने जो सिमुलेशन बनाया है वो सिमुलेशन बेसिकली 41 फ्रेम्स का बनाया है, मतलब 41 फ्रेम्स सिमुलेट कर दिए।
तो अगर मैं यही एनिमेशन चाहता हूँ तो डिफॉल्ट ले सकता हूँ कि ऐसे रख लूँ और फिर बाद में ऐसे कर लूँ, तो ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आपके पास ये क्या है, ज्योमेट्री आपने एनिमेट की। अब मैं इसको बोलता हूँ कि लाइक इसको इरेज सिमुलेशन, मतलब मैं यहाँ से इरेज करना चाहता हूँ तो देखो वो वापस से इरेज हो जाएगा। तो वो सारे जो हमने सिमुलेट किया है उसको भी वो रिमूव करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो रिमूव हो, तो मैं इसको सेट इनिशियल स्टेट एक्टिव कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जीरो पे भी वो ऐसे ही दिखना चाहिए। तो देखो जीरो पे भी अब नॉर्मल हो गया, वो एनिमेशन हटाना है। अब मैं इरेज कर देता हूँ तो देखो जीरो से लेके तब तक वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन हो गई। तो हम अगर सिर्फ एनिमेट नहीं करके सिर्फ ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली यही यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अब मैंने इसको बोला थोड़ा सा रिलैक्स, इसको मैं रिलैक्स कर देता हूँ हल्का सा, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए। और इसको बोलता हूँ शेल, जिससे डेप्थ आ जाए। डेप्थ कितनी चाहिए उतनी आप रख सकते हो। और फिर टर्बो स्मूथ आपने अप्लाई कर दिया तो वो आपको बिल्कुल क्लोथ जैसा फील दे देगा कि हाँ वो उसके नीचे क्लोथिंग हमारे पास सरफेस रखा हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको रिवील करना है या कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है या किसी से अटैच करना है, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस क्लोथ को एनिमेट करना पड़ेगा। एनिमेट करने का मतलब है कि आप इसको ऑटो की या मैनुअल की से नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब कुछ इससे कंट्रोल होता है जो इसकी ऑब्जेक्ट सिमुलेशन पार्ट है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मेरी ज्योमेट्री रिवील करे, मतलब इसको खींचे कोई ऑब्जेक्ट जिससे वो मेरा प्रोडक्ट दिखे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको एज ए ग्रुप बनाना पड़ेगा, मतलब कहाँ से वो उठना है। तो मैं सपोज बोलता हूँ कि ये एक क्यूब बॉक्स बनाया, ये एक सिमुलेटर है, मतलब ये एक हमारे पास हाथ है किसी का जो इसको ऐसे खींचे बाहर। तो मैंने इस हाथ को यहाँ पे रखा, और इस हाथ को रखने के बाद मैं इसको बोलता हूँ कि ये एनिमेट कर दूँ। तो मैंने ऑटो की ऑन किया और मैं चाहता हूँ कि 40 पे ये उठ के इधर चला जाए, और थोड़ा सा और आगे करता हूँ जिससे ये ऐसे इधर की हुई। तो ये इस तरीके से हमारे पास देखो एनिमेट हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये क्लोथ इसके अकॉर्डिंग चले, लेकिन दिक्कत ये कि हमने इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में बताया ही नहीं कि ये कोई नया बॉक्स आया है। तो मैंने इस ऐड ऑब्जेक्ट किया और उस बॉक्स को भी इसमें लाना पड़ेगा आपको, तब तक वो उसको साथ कनेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ से बॉक्स 002 क्लिक किया ऐड, और इसको बोला ये भी कॉलिजन ऑब्जेक्ट ही मान के चलोगे, इसको क्लोथ मत बना देना। कॉलिजन ऑब्जेक्ट ओके किया तो नॉर्मली वो एनिमेशन चल रहा है उसी तरीके से। अब हम करेंगे क्या कि हम कुछ पॉइंट्स इस क्लोथ के इसको अटैच कर देंगे। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से ग्रुप ओपन करो, यहाँ से क्लोथ का, और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करो, और जो उसके नियर बाय वर्टेक्स हैं जो उसको पुल करेंगे उन वर्टेक्स को सिलेक्ट करो। सपोज ये वर्टेक्स इसके नियर बाय है, मैंने यही पिक कर लिए और इनको बोला मेक ग्रुप, मतलब ये मेरा एक ग्रुप है, लाइक दिस इज माई पुल वर्टेक्स। ओके किया तो ये मेरा एक पुल वर्टेक्स, हमने इन वर्टेक्स को बोला कि ये मेरे पुलिंग वर्टेक्स हैं जो ये खींचने वाला है। तो अब ये इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनअसाइंड, मतलब इसके ऊपर कोई भी हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वन बाय वन। जैसे स्टिकी क्लोथ है, स्टिकी क्लोथ मतलब ये हिले ही नहीं तो हम स्टिकी क्लोथ यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हो, जैसे प्रिजर्व यहीं पर रुका रहे। तो आप चाहते हो कि ये जो हमारे पास क्लोथ है वो स्टिक हो हमारे इस ज्योमेट्री से, या फिर मैं बोलता हूँ इसको हमारे को फ्रीज करना है। तो मैं इसको पिक करके नॉर्मली क्या करता हूँ कि यहाँ से स्टिक सरफेस और इस ज्योमेट्री को क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो क्या आ रहा है, स्टिक मैच टू बॉक्स, मतलब मैंने स्टिक कर दिया सरफेस से, तो इस सरफेस से ये स्टिक हो गया। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको सिमुलेट करूँगा तो वो वर्टेक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट से खींचने शुरू हो जाएंगे जो हमने ज्योमेट्री ली है, और वो उसको पुल करके खींच के बाहर ले जाएंगे। और इस ज्योमेट्री को रेंडर नहीं होना है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि ये यहाँ पे क्यों है, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से आप हटा भी सकते हो इसको। और ये पूरी एनिमेशन स्टोर हो रही है फ्रेम बाय फ्रेम।
इसको मैं यहीं पे एस्केप करता हूँ क्योंकि मेरे कैमरा से तो ये रिमूव ही हो गया। अगर मैं इस कैमरे पे यहाँ से देख रहा हूँ अपने सीन को, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें तो क्लोथ इस तरीके से है। आप इसको अब हाइड भी कर सकते हो, प्ले करके देखोगे तो वो इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो आप इससे कई चीज़ें, किसी भी तरीके का ज्योमेट्रीज क्रिएट कर सकते हो और वो यहाँ पे सरफेस निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। और इसके ऊपर आप रिलैक्स या कुछ भी आप डाल सकते हो, सारी चीज़ें, शेल, रिलैक्स, टर्बो स्मूथ, वट एवर, वो सब चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। तो वो इस तरीके से प्ले करेंगे तो आप स्लो करोगे तो वही चीज़ और अच्छी लगेगी। ऊपर करना है, डिफरेंट कर सकते हो, वो सब्जेक्ट के ऊपर है। अब जो हमारे पास, हम इस तरीके की कोई भी ज्योमेट्री बनाते हैं तो अब अल्टीमेटली आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। कि जैसे अगर सपोज मैं बोलूँ कि मुझे ऐसा कोई क्लॉथ बनाना है जो हवा में उड़ जाए या कुछ ऐसी चीज़, तो मैं फोर्सेस भी पूरी कनेक्ट कर सकता हूँ। कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे ये हमारा एक सरफेस है और मैं इसको प्लेन से बना लेता हूँ एक, और इस प्लेन को मैंने यहाँ पे रखा और सेगमेंट इंक्रीज कर दिया कि मैं अब इसके थ्रू बनाना चाहता हूँ। अब ये दोनों हमारे पास एक तरीके से क्लोथ है, तो हमने इसको बोला क्लोथ। और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, दिस इज माय क्लोथ, क्लिक ऑन डिफॉल्ट, ऐड ऑब्जेक्ट, ये दोनों हमारे कोलिजन ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐड कर दो। यहाँ से हम इसको एनिमेट कर देते हैं कि ये चीज़ ऐसे बाहर आएगी। तो यहाँ थोड़ा सा पीछे रखते हैं हम। और अभी अगर मैं सिमुलेट करूँगा तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा जो क्लोथ होगा, क्योंकि सरफेस वो हिल ही नहीं रहा, मतलब वो एकदम प्लेन है, वो इसके अंदर गया हुआ है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसको सिमुलेट करता हूँ तो देखो कपड़ा नीचे गिर रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए क्लोथ का, तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब इन ग्लोब जो क्लोथ के ये वाले जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको बोला मेक ग्रुप, और इसको मैंने बोला प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब ये यहीं पे टिका रहेगा और कुछ मूव नहीं हो। अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, वापस से क्लोथ में आता हूँ और इसको बोलता हूँ सिमुलेट। अब पीछे से हमारी वो जो प्रोडक्ट है वो एनिमेट होना शुरू हुआ, और ये हमारे क्लोथ जो वहाँ प्रिजर्व्ड हैं, बट ये कोलाइडर है। और अब हमने सेगमेंट ज़्यादा रखे हैं तो उतना ही वो स्मूथ और क्लीन दिखेगा। क्लास ओवर होने वाली है तो मैं इसको, एक्चुअली 1 मिनट रह गया है तो वो शायद बंद हो जाएगा, तो मैं इतना ही आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। इतना सीन तो आपको दिख ही गया होगा। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे ओपन करके ये क्रॉस होके ऐसे बाहर आ जाएगा, तो और वो अपना क्लोथ की तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से हम क्लोथ का अपने प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी वेरिएशन में। तो मैं अभी, आज हम क्लोथ को इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास में यही था जो मेन टॉपिक है।